बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक्सप्लेन कर लिया था, देख लिया था कहाँ पे चीज़ें क्या है, कैसे आने वाली हैं, राइट। अल्फा बीटा गामा के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग पहले तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे और कुछ क्या मेजरली मैं पहले आपको सारी एप्लीकेशन करा दूंगा और लास्ट में 2-3 इनसे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल होंगे वो करा दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी भी मिलेगा, मिक्सअप है लेक्चर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। पहले तो हमारे पास जो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी कि मेटल एक्सपेंड होती है हीट करने पर, इसके कहीं एप्लीकेशन देखे हैं तो आप कहना हाँ सर एप्लीकेशन आज जो है समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर रेलवे के ट्रैक्स देखे होंगे बेटा, तो रेलवे के ट्रैक्स जब बिछाए जाते हैं तो जैसे ये एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है। अब यहाँ पर सीधे कंटिन्यूअस लाइन नहीं होती है, यहाँ पर हल्के से गैप छोड़ दिए जाते हैं। हाँ। अब ये जो गैप छोड़े जाते हैं, क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि आपकी रेलवे की जो पटरी है अगर वो आयरन की बनी हुई है तो आयरन हमें पता है कि ये एक मेटल है जो कि एक्सपेंड कर सकता है टेम्परेचर गर्म होने पे, और जब ये एक्सपेंड करेगा तो अगर ये बिल्कुल यहाँ पे गैप छोड़ रखा है तो ये हमारे पास रेलवे की ट्रेन में जो चलेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान के चलो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता तो जहाँ से भी इसको सपोर्ट मिल रहा होता वहाँ पे इसको क्या होता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है। वो डिफॉर्मिटी किस तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती है, सपोर्ट लगने पे भी हम लोग आगे भी देखेंगे आज, राइट। तो ये गैप छोड़े जाते हैं। एक इसके अलावा मैंने आपको बताया था गर्डर्स, जो आई शेप के गर्डर्स बने रहते हैं, राइट। उसमें भी हम लोग जो है गैप छोड़ते हैं। क्यों? बिल्कुल सेम वही थर्मल एक्सपेंशन अगर मटेरियल का हो तो थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहिए ताकि उस एरिया में आके आपके पास वो चीज़ रुक सकती है, राइट। हाँ तो बेटा हर मटेरियल का होता है, जैसे सीमेंट होता है, किसी का भी ऐसा थोड़ी है कि जो आपके पास ये ईंट सबके होते हैं, सबका एक्सपेंशन है, कम होता है, ये बात ठीक है, पर गैप छोड़ी जाती है, राइट। नेक्स्ट बेटा आप लोगों को अगर अभी तो खैर उम्र नहीं आई है, लेकिन जैसे बड़े हो जाओगे तो आपको कभी स्कॉच वगैरह खोलने का मौका मिला या फिर अच्छी वाली जिसमें आपका रबर का कॉर्क लगाया गया है। क्या लगाया गया है? रबर का कॉर्क लगाया गया है। अब हो क्या रहा है, ठंडी हो रही है ऐसे बाहर, अब ठंडी के मौसम में ही जो है ज़्यादा सेवन किया जाता है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक तो नहीं ली ना। तो जैसे ओल्ड मंक खोलने का मौका मिल रहा है, बढ़िया सी है ना, फेमस है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है ऊपर अगर उसके कॉर्क लगा हुआ है, जनरली गिलास वगैरह था, मैं कह दिया कि अच्छी सी आपने स्कॉच लिया, वाइन लिया, जो भी लिया, रम लिया, ठंड के मौसम था और आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हो तो खुलेगा नहीं। काट के खोलने की कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं खुलेगा। फिर उसके बाद एक बच्चा जाएगा, कहेगा हमें पागल है, ठंड हो रही है, एक काम कर उसको गर्म कर दे हल्का सा। और यदि तुम गर्म करोगे तुम क्या करोगे, जिस बॉटल के अंदर जो कॉर्क था उसका थर्मल एक्सपेंशन बढ़ा दो तो वह एक्सपेंड हो जाएगा, और एक्सपेंड करने के लिए जो कॉर्क उसके ऊपर चिपक रहा होगा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा। उसे आराम से खोल के आप ठंड का आनंद लो तुम। बेटा अगर आपके पास इस तरीके की बोतल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये रबर का कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी क्या है कि टेम्परेचर कम होने से चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, बाहर का टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और ये बिल्कुल टाइटली इससे जो है अटैच है। अब आप क्या कर रहे हो, जब यहाँ पे आग लगाओगे हल्का सा किसी गर्म से करोगे तो ये मेटल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और जैसे ही एक्सपेंड होगा इसको क्या लूज हो जाएगा, तो तुम इसे आराम से खोल दो। कैसे बात कर रहे हो बेटा, टेम्परेचर गर्म करने पे एक्सपेंड होगा ना, तो ये तो एक्सपेंड होगा बॉटल गर्म करेंगे ना, बॉटल तो कह रहा हूँ। अच्छा बॉटल एक्सपेंड हो रही है। अरे भैया बोतल खोलना तो सीख लो, ऐसे करके खट करते हैं, उसके बाद नीचे से एक आवाज आती है, वो ऊपर से आराम से खोल लेते हैं। खैर ये चीज बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी उम्र नहीं आई। वेल ये समझ में आ गया। तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। हमारे पास ये 2-3 एप्लीकेशन आप लोगों को पता रहनी चाहिए। इसके बाद आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ जो नेचर ने ही ऐसी बनाई है। देखो नेचर ना बहुत ही प्लान्ड वे में सब कुछ चीजें क्रिएट करता है। तो आज का जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास आएगा एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या आने वाला है? एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अभी देखो एनोमैलस शब्द का नाम आप लोगों ने पहले भी कई बार सुन चुके हैं। एनोमैलस मतलब जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है उससे अलग प्रॉपर्टी, जैसे एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ग्रुप, ये एलिमेंट फ्लोरीन है ना। तो एनोमैलस मतलब अपने जैसे बाकी सभी यार दोस्तों से अलग बिहेवियर कैसे दिखा पाता है। तो देखो बेटा जनरली तो क्या होता है कि आप लोगों के पास जब भी टेम्परेचर कम किया जाता है तो आपका कोई भी वस्तु है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। टेम्परेचर कम करने पर चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। वाटर के केस में भी ऐसा देखा तो गया था। जैसे मान के चलो आप कहीं से पीछे से टेम्परेचर लेके आ रहे हो 15 डिग्री से, 10 डिग्री से, 50 डिग्री से, मुझे उससे मतलब नहीं है। जैसे जैसे आप चलो 50 डिग्री से लेके आ रहे हो, टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो वाटर क्या होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा।
आइस अभी नहीं बनेगा, अभी रुको जरा, सबर करो, बनाएंगे आइस, बिल्कुल बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे ख्याल से मॉइस्चर की वजह से होती है। मॉइस्चर नहीं, टेम्परेचर कम हो रहा है तो कहानी नॉर्मल है कि टेम्परेचर कम होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ठंड लग रही, तुम लोग सारे ऐसे बैठे हुए हो, पानी जम जाता है तब भी वो करेंगे भी, पानी जमाएंगे, रुको जरा सबर करो, देखो आगे सारी चीज़ यहाँ पे आने वाली है ना। अब जैसे अभी का केस लेते हैं, ठंड पड़ रही है तो मैंने अपनी जैकेट वैकेट आराम से रख रखी है ना, और अभी आराम से थोड़ा सा बंद हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हूँ। लेकिन अगर यहीं पे गर्मी होगी तो एसी भी ऑन होगा, उसके बाद फैल के बैठेंगे थोड़ा, भाई तो दूर हो जा, तो दूर हो जा क्योंकि गर्मी लग रही है। तो भैया गर्मी में एक्सपेंशन होता है, और अगर ठंडी हो रही है तो चिपक जाते हैं, मतलब कहने का मतलब वैसे समझ जाओ ना कहानी को कि मतलब पास आ जाते हैं ठंडी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग बाहर से कहीं से आ रहे हैं, मतलब पीछे से लेके आ रहे हैं, वॉल्यूम तो यहाँ पे जा रहा था, अब नीचे लेके आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, आपके पास टेम्परेचर ग्राफ है, वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है। तो टेम्परेचर आपने कम किया तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन जैसे ही आप एक पॉइंट पहुंच जाओगे, जिस पॉइंट का नाम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, तो इससे नीचे जब आप टेम्परेचर करोगे 3 2 1, तो होना तो कुछ ऐसे चाहिए था पानी को कि और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं होता है। 4 डिग्री तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, 4 डिग्री पहुंचने के बाद 3 2 1 पर ये यहाँ पर पहुंचता है, यानी कि ये एक्सपेंड हो जाता है। ध्यान सुनिएगा इस बात को, 4 डिग्री तक पानी जब ऊपर से टेम्परेचर कम करते हुए ला रहे हैं तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन उसके नीचे अगर आप लेके जाते हैं, यानी कि 3 2 1 0, यहाँ पे आइस तो बन गई, लेकिन 0 से लेकर 4 तक अगर आप देखोगे, यानी कि 4 से लेकर अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का एक्सपेंशन हो रहा है। और इसी को हम लोग एनोमैलस बिहेवियर, क्योंकि देखो होना तो यहाँ पे कम चाहिए था, लेकिन ये एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने के बाद जमता 0 पे ही है। जमता क्या है, 0 पे ही है। अब दो चीज आप लोगों को मैं बता दूं, दुनिया में भगवान ने, अल्लाह ने, राम रहीम ने, सबने, जिसने बनाया है, जिस अरे राम मतलब भगवान को राम बोलते हैं और अल्लाह को रहीम भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं पता, बस राम रहीम, वही डेरा सच्चा सौदा पे याद आ गया, नालायक हो, ठीक है। तो कुल मिला के जिसने भी नेचर क्रिएट किया, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, उसमें कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, है ना, और बहुत सारी थ्योरी है। तो हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ है, इसको सस्टेन करने के लिए नेचर ने शायद पानी बनाया है। ऐसा क्यों, दुनिया में जितनी भी लिक्विड है ना बेटा, जितने भी लिक्विड है, वो मैं आपको सच बताऊं तो नीचे से जमना शुरू करते हैं ऐसे। हाँ नहीं लेकिन पानी फ्रिज में तो ऊपर जमता है, पानी हमेशा ऊपर जमता है। पानी क्या करता है, ऊपर जमता है, बाकी सारे नीचे से जमना। जी हाँ, शेक भी ऑलमोस्ट चेक कर लेना, ठीक है। जैसे पानी होगा ना, पानी का चीज जो है ऊपर से जमेगी, ऐसा क्यों, रीजन क्या है, ये वाला रीजन, क्योंकि 4 डिग्री से 0 डिग्री पर यहाँ पे एक्चुअली जमता कभी कॉन्ट्रैक्ट होता तो भी तो जमता ना। तो अब होता क्या है कि बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री तक पहुंचा, बाहर का टेम्परेचर क्या हुआ, 4 डिग्री तक पहुंचा। अब 4 डिग्री 3 2 1 पे नहीं जम रहा है, तो अगर बाहर का टेम्परेचर मान के चलो अगर 4 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है जो सरफेस पे होगा वही 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो अब बाहर का टेम्परेचर सपोज करो 3 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। अब ये 3 डिग्री सेल्सियस पे गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया ना। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम डेंसिटी इसकी किस पे रहती है, वाटर की भी पूछा है, 4 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे तो हमारे पास क्या हो रहा है, डेंसिटी कम होती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझ रहे हो। मैक्सिमम भाई इसके नीचे जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रही है ना गैस, और इससे ऊपर जाओगे तो भी एक्सपेंड हो रहा है, तो दोनों जगह पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाँ वाटर के केस, सिर्फ वाटर के केस, हाँ ये ग्राफ सिर्फ वाटर के लिए, ठीक है, ये होना चाहिए था पर होता है ऐसे। अब यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, जब मान के चलो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, अब 0 डिग्री सेल्सियस होने पे ऊपर वाली लेयर क्या बन जाएगी, बर्फ, ठीक है। अब नीचे वाली लेयर पे क्या 0 डिग्री सेल्सियस कहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, देखो एक तो ये बर्फ है, तो नीचे तक तो टेम्परेचर जाने नहीं देगा, क्योंकि नीचे जो मछलियां रह रही होंगी
तभी फिशेस जिंदा रहता। हाँ जी, ठीक है। ये जो मछलियां रह रही होंगी ये यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस रिलीज कर रही होंगी, राइट। अब ये जो आपकी बर्फ ऊपर बन गई है, ये जो गैस रिलीज कर रही है इसको ट्रैप कर लेती है। क्या कर लेती है? बर्फ ट्रैप बाहर नहीं आती ना, बर्फ इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो एक इसको बाहर नहीं आने देगी इसकी जो गैस, और इससे क्या होगी, अंदर क्या रहेगी, गर्मी बनी रहेगी। तो यहाँ पर बर्फ एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि बर्फ जमने से तो अच्छा है और मछलियों के लिए। नीचे का पानी क्या रहेगा, गर्म, क्योंकि जो इनकी जो यहाँ पे सांस छोड़ रहे हैं, जो भी चीज एक्टिविटी हो रही है वो हीट लॉस नहीं हो, तो वो गैस से वो बर्फ नहीं पिघल जाएगी। नहीं इतना ही भी नहीं होती ना, वो तो बाहर यहाँ पे आपने सपोज करो टेंपरेचर बनाया 3 डिग्री का बना दिया, और बाहर है -4 डिग्री, ऑब्वियसली जीतेगा तो बाहर वाले दिक्कत रहेगी, समय के साथ पिघल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपके पास जो कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं वहां पर हमारे पास ये मछलियां ऐसे सर्वाइव कर जाती हैं। अगर आप में से कोई पहाड़ में गया हो, पहाड़ों में, तो बहुत ही मतलब अच्छे एक्सट्रीम वाले पहाड़ों में, जैसे कि इंडिया में, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा तो मुंशियारी और चंपावत ऐसी जगह पर जब हम जाते हैं उत्तराखंड में, उस जगह काफ़ी ठंड पड़ती है, काफ़ी ठंड पड़ती है। तो देयर आई सॉ अ ट्रिमेंडस एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे जो पाइपलाइन है, उनकी जो पाइपलाइन है, क्योंकि वहाँ ठंड इतनी पड़ती है, एक जम जाती है, मतलब ठंडों में पानी आना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, पाइपलाइन जम जाती है, बर्फ बिल्कुल जम जाती है ना, और ऊपर से वो इस पाइपलाइन को ऐसे बोरी से कवर करके रखते हैं। मैंने रीजन पूछा एक बार कि बोरी से कवर करने का क्या रीजन है, पूछा मैंने, आउट ऑफ बॉक्स जाके आदत थी, तो उस टाइम नहीं पता था मेरे को, धमका के भगा दिया। हाँ धमका के नहीं भगाया था। उन्होंने कहा बेटा जो हमारे ना ये कई बार ना पाइप भी फट जाते हैं। मैंने कहा पाइप फट जाते हैं, वो गैस, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब है, पाइप फट जाते हैं। अब मेरे को समझ में आ गया था जब मैंने टॉपिक पढ़ा कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है कि पानी हो सकता है अंदर आपके पास आ रहा हो 4 डिग्री सेल्सियस, अब जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो 3 डिग्री 2 डिग्री हो जा रहा होगा, और ये एक्सपेंड हो रहा होगा, तो ये एक दिन थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा होगा, थोड़ा सा फोर्स लगाया होगा, दूसरे दिन थोड़ा सा फोर्स लगाया होगा, तो एक आध दिन इस कंडीशन में पहुंच गया होगा कि पाइप क्या हो जाएगा, बस मतलब धीरे धीरे अटैक कर रहा है वो, और एक दिन फट जाता है। इसलिए वो पाइप जो है बस रहता है, क्योंकि हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर इससे ऊपर जाएगा तो भी एक्सपेंड कर रहा था, और इससे नीचे पे तो और अच्छे से एक्सपेंड कर रहा था, तो इस एक्सपेंशन के क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, इस वजह से पाइप फट सकता है। नॉर्मल आपने सुना होगा जाड़ों में खेतों में अगर बर्फ पड़ जाती है तो किसानों को बहुत ही लॉस होता है। उसका रीजन भी तो यही है बेटा कि जो आपके पास जाइलम और फ्लोएम नाम की कोई चीज होती है, वाटर कंडक्शन में मदद करते हैं, जाइलम मदद करता है बेसिकली वाटर की कंडक्शन में, राइट। अभी प्लांट में यहाँ पे वाटर कंडक्शन में मदद कर रहा है, राइट। अब बाहर का टेम्परेचर हो गया कम, 4 डिग्री से मान के चलो 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया प्लांट के ऊपर, हाँ तो बेटा इसकी स्टेम है, इसकी जो स्टेम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। अब ये इतने ताड़े थोड़ी होते हैं कि जो है आपके पास हर किसी में सेकेंडरी वुड नहीं होती ना, सेकेंडरी जाइलम से वुड बनता है, बहुत बायोलॉजी कहानी बायोलॉजी थोड़ी घुसानी है। यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो वाटर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, जिससे उसकी क्या हो सकती है, स्टेम वगैरह फट सकती है, तो इससे जो होता है उसको फार्मर को लॉस हो जाता है। तो ये एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से जो आपको कहानी समझ में आई, सारी प्रॉपर्टीज जो पूछी जाएंगी वो सब इसी के बेस पे पूछी जाएंगी। समझ में आया? एक चीज आपसे पूछी जाती है, एक चीज आपसे पूछी जाती है कि अगर मान के चलो आपके पास एक कटोरा है, एक कटोरा है मेटल का बना हुआ है, राइट, और इस कटोरे को मैं जो है जला देता हूँ, आग लगा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन इस कटोरे में मैंने अंदर कर रखा है थोड़ा सा छेद, अंदर एक छेद कर रखा है, राइट। अब उसको मैं हीट कर रहा हूँ, उस कटोरे को क्या कर रहा हूँ मैं, हीट कर रहा हूँ। अब हीट करने से मेटल क्या होगा, मेटल तो एक्सपेंड करेगा, मेटल तो एक्सपेंड करेगा, राइट। अगर मेटल एक्सपेंड करेगा छेद क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, भर जाएगा, है ना। ऐसा आज तक लगता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो उस बच्चे ने आंसर दिया पीछे लंबू ने, सही आंसर दिया है कि जो आपके पास होल है बेटा वो भी बढ़ता है। जो आपके पास मेटल में जो अभी आपने होल कर रखा होगा ना, एक्चुअल में हम लोग सोचते गलत, हम लोग सोचते ऐसा है कि हमने हीट किया तो जो होल है उस तरफ आके जो है आपका मेटल एक्सपेंड हो रहा है, ऐसा नहीं होता। मेटल के एक्सपेंड होने के साथ साथ होल भी एक्सपेंड होता है, हाँ एक्सपेंड होगा ना, वो तो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है। ये जो हमने अभी तक पढ़ा L इज इक्वल्स टू L नॉट, क्या पढ़ा था, L इज इक्वल्स टू L डैश 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पढ़ा था ना, ये था हमारे पास फॉर्मूला।
राइट। ये चीज रेडियस के लिए भी सही है, ये चीज रेडियस के लिए भी सही है, यानी कि इंक्रीज रेडियस इज इक्वल्स टू आर नॉट इनिशियल 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। यानी कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर आप हीट करते हो, राइट, जैसे कि आपके पास ये एक रेडियस हो गया, किसी भी एक आपने वायर ले लिया, तो उसका जो रेडियस बढ़ेगा, पहले अगर रेडियस r था तो उसका जो रेडियस बढ़ेगा वो इस हिसाब से बढ़ेगा बेटा, देखो, क्योंकि मेटल ही है, मेटल वाली एक्सपेंशन होगी तो ये भी चारों तरफ से एक्सपेंड करेगा, तो ये होल जो है ये भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर दो डंडे चिपका देता हूं, एक डंडा चिपका है दो पॉइंट पे ए और बी पर, और मैंने इसको गर्म कर दिया, तो ए और बी पर क्या फर्क पड़ेगा, डंडा नीचे आ जाएगा, जी नहीं, डंडा भी तो बढ़ेगा। अब अरे यार इसे हीट कर रहा हूं, ये हीट करेगा, हाँ डिपेंड करता है कि अगर इसका एक्सपेंशन इतना ज्यादा हुआ तो पॉसिबिलिटी है इसका, ये डिपेंड करेगा सर अल्फा पर, जैसे उसने बोला, बिल्कुल सही बोला कि डंडा नीचे आ सकता है सर, अल्फा पे डिपेंड करेगा कि इसका अल्फा इतना है कि इसको गर्म करने पे जल्दी से ज्यादा एक्सपेंड हो गया और जल्दी एक्सपेंड नहीं हो पाया तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन एक्सपेंड ये भी करेगा बेटा, तो इसकी भी लेंथ इंक्रीज होगी, ये भी वाली लेंथ की, और इसकी लेंथ बिल्कुल सेम इसी तरीके से इंक्रीज। जो हमारे पास कहानी रहती है वो सारी की सारी कहानी, चाहे एनोमेलस एक्सपेंशन इसकी बोले या किसी की बोले, ये चीज हमारे पास सारे ऐसे के ऐसे ही आते, राइट, समझ में आता है। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है एक आपका बायमेटेलिक स्ट्रिप। कौन सी आती है, बायमेटेलिक स्ट्रिप। क्या होती है बायमेटेलिक स्ट्रिप, देखो बेटा, बायमेटेलिक मतलब दो मेटल, और स्ट्रिप मतलब एक रॉड की तरह ही आप समझ लीजिए। बायमेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। दो मेटल लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, दो मेटल लिए जाते हैं और इस तरीके से लिए जाते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, बट इनकी लेंथ हमेशा इक्वल रहती है। दो मेटल लिए जाएंगे बेटा और इनकी लेंथ हमेशा क्या रखेंगे, आपस में इक्वल रखेंगे। जब इनकी लेंथ को इक्वल रखा तो जो मेटल मैंने लिए हैं, लेट्स से मैं इधर कॉपर ले लेता हूं और मैं इधर टंगस्टन ले लेता हूं, आप कोई सा भी ले सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक चीज याद रखिएगा, मैं जनरली कह रहा हूं, जरूरी कह रहा यही करूंगा, जनरली जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फिर देखा गया है उसमें जिसका अल्फा ज्यादा होता है और जिसका अल्फा कम होता है उसको अरेंज करने का तरीका होता है। जनरली जिसका अल्फा बड़ा होता है उसको बाहर लगाया जाता है और जिसका अल्फा कम होता है उसको अंदर लगाया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा तो दोनों का अल्फा तो अलग अलग, दोनों अलग अलग तरीके से हीट होंगे, ऐसा तो है नहीं कि भैया ये जल्दी हीट हो गया, हीट तो मैं एक साथ ही कर रहा हूं। अब मैं इसे हीट करूंगा तो दोनों के हीट होने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन ये दोनों आपस में जैसे चिपके हुए हैं तो ये ऐसे ज्यादा लंबा आगे नहीं जा सकता क्योंकि चिपके हुए हैं, अब ज्यादा लंबा तो आगे नहीं जा सकता। लेकिन प्रॉपर्टी ये है कि कॉपर ज्यादा लंबा खींचेगा, प्रॉपर्टी तो यही कहती है क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है, तो सेम हीट प्रोवाइड करने पे कॉपर ज्यादा जल्दी खींचेगा, राइट। अब ऐसा क्या करूं मैं कि मेरा ये तो खिंच जाए आगे और ये यहां पे ही रहे, या फिर दोनों खींचे पर कॉपर ज्यादा खींचे, तो मैं हीट दे रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है बेटा, जो आपके पास मेटल आउटर वाले रखेंगे, हम लोग आउटर पे वही रखेंगे जिसका अल्फा ज्यादा होगा, इसकी वजह से एक बेंडिंग आ जाती है। देखो ये सही हो जाएगा, चेक कर लो, यहां पर ये जो आपका कॉपर वाला होगा ऐसे बन जाएगा, कॉन्टैक्ट एबिलिटी टूट जाएगा, देखो, क्योंकि आपके पास टंगस्टन वाला ऐसे बन जाएगा। अब हो तो गया भाई, कॉपर वाला ज्यादा खींच गया, कॉन्टैक्ट एबिलिटी छूटा और ये भी एक्सपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोग, मतलब लोग क्या, ये जो मेटल्स हैं ये आपस में इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि ये शायद कोई एक एंगल बना रहे हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, बाहर मेरा मेटल किसका है बेटा, कॉपर का, अंदर किसका है, टंगस्टन का। और जब ये ऐसे हो गए हैं तो ये लेंथ चेंज हो चुकी है, तो ये लेंथ चेंज हो चुकी है, तो मैं इसे कहता हूं LC, इसे कहता हूं LT। तो सेम थी यहाँ पे, बायमेटेलिक का मतलब ये था कि दोनों सेम लेंथ सेम रहनी चाहिए, मेटल अलग होने चाहिए, लेंथ सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे चेंज होगा हीट करने के बाद क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन आ गया। अब लेट्स से कि मेरे पास ये एंगल फाई है, राइट, और यहां से लेकर यहां तक कॉपर का
टंगस्टन का रेडियस r था और इस वाले का जो ये था इसका डायमीटर मैं x ले लेता हूँ। पूरे का या सिंगल का? नहीं r जहां तक ये आया टंगस्टन वाला तब तक r है और सिर्फ कॉपर का मैंने थिकनेस बेटा ये ले रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैंने कितनी रखी है r, कहाँ तक की टंगस्टन तक। और ये वाली किसकी ले ली मैंने कॉपर की, x किसकी है कॉपर की, राइट। अब आप लोगों को एक चीज पता है क्या, एंगल इज इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू r अपॉन में रेडियस। तो फाई इज इक्वल्स टू r कितना है बाहर वाले के लिए l कॉपर अपॉन में रेडियस कितना हो जाएगा r प्लस x। तो LC इज इक्वल्स टू लेंथ का जो कॉपर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 5 इंटू r प्लस x आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास लेंथ ऑफ टंगस्टन 5 इंटू r आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आप लोगों का इस कॉपर में कितना एक्सपेंशन हुआ इसको हम लोग कैसे देंगे भाई, इसका अल्फा कुछ ना कुछ तो होगा, इसका भी अल्फा कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपको पता है LC इज इक्वल्स टू L कॉपर का L1 ले लो, L तो सेम ही था ना, L इनिशियल लेंथ, L1 प्लस अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी, राइट। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने कल देखा था लीनियर एक्सपेंशन का, नॉर्मल फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला ये करा था हम लोगों ने। सिमिलरली LT ये आपके पास क्या आ जाएगा L1 प्लस अल्फा टंगस्टन इंटू डेल्टा टी, राइट। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये भी LC अपॉन LT आ रहा है, ये भी LC LT आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। तो आप लोग क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे भाई, ये भी LC LT है, ये भी LC और LT है, तो LC LT तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकता हूँ और इन दोनों को डिवाइड करने पर मेरे पास L से L कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी इज इक्वल्स, किसका रखा है मैंने 1 प्लस अल्फा, ऊपर किसका रखा है कॉपर का, तो कॉपर का क्या आया था हमारे पास ये है, राइट, r प्लस एक्स अपॉन में r, राइट। समझ में आता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी डेरिवेशन मतलब आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, शॉर्ट आउट और छोटा हो सकता है। अगर आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी, सारी चीज दे रखी होगी, तो ये चीज आपकी ऐसी सॉल्व होगी। 2 इक्वेशन बनानी है और उसमें से बस आपको देखना है कि कौन सी चीज हमारे पास किस तरीके से आ सकती है। समझ में आ रहा है, तो ये आपके पास रेडियस इसका निकालने का तरीका हो जाएगा। एक्स निकाल, कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रखी होगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रखी होगी और ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी। डेल्टा टी भी आपको, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ रहा है इतनी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो ये आपके पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप का एक केस हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि बेटा एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका नाम है इनवा। ये अल्फा काफी हाई होने की वजह से हम लोग घड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, घड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं ऐसे मेटल का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही। तो आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर की वजह से टाइम में लॉस कितना होता है, टेम्परेचर की वजह से टाइम में लॉस कितना होता है, टाइम में गेन कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अभी लॉस और गेन कैसे होगा इसको मिटा दो, इसको भी देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि लॉस या गेन किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो बेटा यहां पर आ जाते हैं हम लोग पेंडुलम के केस, किसके केस में, पेंडुलम के केस में। टाइम पीरियड एक पेंडुलम का आपके पास आता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये नॉर्मल केस के टाइम पीरियड के लिए आता है, t इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। डायमेंशन में भी बहुत बार किया था और बाकी अभी जब SHM वगैरह पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा ये, राइट। तो किसी भी एक नॉर्मल जिस घड़ी में पेंडुलम लटका हुआ है उसका टाइम पीरियड आप लोग किससे देते हैं 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी से, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा कि आपके पास टेम्परेचर बाहर का बढ़ गया है, क्या हो गया है, टेम्परेचर आपका बाहर का बढ़ गया है। इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आप लोगों का जो लेंथ था पेंडुलम की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है तो लेंथ बढ़ जाएगी। अब जो पेंडुलम यहाँ पर था, जो ऐसे और ऐसे जा रहा था, अब देखो उसका 1 सेकंड जब कंप्लीट होगा, मानो 1 सेकंड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब आपने लेंथ यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा दी है, तो इसको अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, कि लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है, तो लेंथ बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड क्या हो रहा है हमारे पास, उसका बढ़ रहा है, और इस वजह से घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। समझ रहे हो? तो गर्मी में घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसका हमारे पास क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, और लेंथ बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब जो काम पहले 1 मिनट में हो रहा था, 1 मिनट 2 सेकंड में हो रहा होगा, या कुछ भी हो रहा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं, और टाइम पीरियड बढ़ गया ना, राइट? समझ में आया? और यही काम मैं उल्टा कर दूं, टेम्परेचर घटा दूं, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वही चीज वो हमारे पास जल्दी से करेगा, ये छोटा हो गया ना, वहां से जल्दी जाएगा और जल्दी आ जाएगा। तो जो काम उसे 1 मिनट में करना था वो 50 सेकंड में कर देगा इस बार, यानी कि इस बार टाइम पीरियड क्या हो गया, इसका कम हो गया, यानी कि जल्दी आ जाएगा इस बार। 24 घंटे जल्दी बीत हाँ 24 घंटे जल्दी बीत जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। और कैसे 24 घंटे लंबे होंगे, है ना? लेकिन ये फॉल्टी है ना, ये चीज क्या है, आपके पास फॉल्ट की वजह से आया है ना, राइट? सो लेट्स से द नॉर्मल केस था t = 2 pi under root L/g, और आपके पास t डैश जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, 2 pi इंक्रीज इन लेंथ का केस ले रहा हूं, दोनों में सेम बनेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, 2 pi अंडर रूट L डैश बाय g, L डैश बाय g। अब ये जो L डैश है ये क्या है, नया लेंथ है ना, जो नई लेंथ आई वो कैसे आएगी, L प्लस डेल्टा L। नई लेंथ का मतलब तो यही है ना, ये तुम्हारे पास ओरिजिनल लेंथ थी L प्लस डेल्टा L, राइट? और डेल्टा L की वैल्यू क्या हुआ करती थी, किसी को याद है? याद करिए, डेल्टा L की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T या डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू L अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा हो जाएगा। कहीं तो कराई थी डेरिवेशन ये, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डैश की जगह L प्लस डेल्टा L की जगह L अल्फा डेल्टा थीटा, दोनों अपॉन में G, राइट? क्या बताया मैंने आपको, दो इक्वेशन माइनस दोनों इक्वेशन में डिवाइड करना है, सब में यही काम करना है आपको, सब में यही काम करना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनानी है और दोनों को करना है, डिवाइड कर देना। यहाँ पे आपके पास ये t डैश t अपॉन t डैश कर दो, तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा भाई, t अपॉन t डैश बराबर 2 पाई से 2 पाई तो उड़ गया, उड़नछू, और क्या हो जाएगा, g से g भी उड़ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ से l कॉमन ले लेना, ये l और ये l बराबर है, बेसिकली ये नॉर्मल लेंथ है ना, तो मैं छोटा l लिख दूं, यहाँ पे बड़ा l लिख दूं, तो यहाँ पे अगर मैं l कॉमन लेता हूँ तो बेटा इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी फाइनल 2 पाई अंडर रूट L इंटू 1 प्लस डेल्टा थीटा, राइट? अपॉन में g, तो t अपॉन t डैश करूंगा तो देखो बेटा L से L भी उड़ जाएगा, g से g भी उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ गया, 2 पाई से 2 पाई, बस आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा थीटा बचेगा, राइट? डेल्टा थीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा ही बचेगा ना, हाँ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, 1 प्लस L 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, राइट? ये क्या आ जाएगा, L 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा आ जाएगा, और आप इसको लिख सकते हो t अपॉन t डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा और इसकी पावर 1/2, भाई रूट हटा दिया, रूट हटा गया, 1/2 लिख दिया रूट को, राइट? अच्छा अब इस 1 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, t यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, t अपॉन t डैश माइनस 1, अब इसके एलसीएम t डैश लेना पड़ेगा, तो मेरे पास जाएगा t माइनस t डैश अपॉन t डैश, राइट? इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, इसको इधर ले आता हूँ, ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है आपने, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है बेटा, उसमें जो पावर है, ये वाली पावर इसमें अगर छोटी वैल्यू होती है अल्फा की, ये इधर आ जाता है मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा। अगर अल्फा की वैल्यू, हाँ जब अल्फा की वैल्यू छोटी है तब हम लोग ये चीज कर सकते हैं, इसको मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ, जो भी चेंज रहा होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा इसमें,
डेल्टा टी बाय, या डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा इनटू टी डैश। ये आप लोगों के पास जो चेंज हुआ है टाइम में उसका अगर पूछेगा एक्सप्रेशन तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा आ जाएगा। अच्छा बेटा एक बार ये चीज़ चेक करना, हमने टी अपॉन टी डैश लिया था ना, फिर ये 1 अपॉन ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो ना, टी अपॉन टी डैश कर रहा हूँ तो टी डैश का मतलब तो ये वाली चीज़ थर्ड टर्म हो जाएगी ना, 1 2 3 और 4, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसे ऐसा कर लेते हैं, टी डैश अपॉन टी कर देते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ सही रहेगी। टी डैश अपॉन टी, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टी डैश अपॉन टी, तो क्या आएगा टी डैश माइनस टी अपॉन टी, राइट। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये डेल्टा टी, बाकी समझ गया आएगा। वो गलत हो जाता है ना, फिर टी डैश हम लोग कर रहे हैं चेंज वाला और टी हमारे पास ओरिजिनल वाला, ठीक है। जो आपके पास चेंज आएगा वो कितना आएगा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब जितना थीटा आया टेम्परेचर से एंगल से नहीं है, थीटा मतलब टेम्परेचर से और टी मतलब जो नॉर्मल टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों से, अब मैं आपसे कह दिया एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यहाँ से ही बन सकती है, वो ये है डेल्टा टी बाय टी नॉर्मल वाला चेंज इनटू, जैसे आपको बोल रहा है कि 4 सेकंड में कितना लॉस होगा, तो आपने अगर डेल्टा टी निकाल दिया, टी निकाल दिया तो इनटू 4 इनटू टी कर देंगे, तो ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है, याद रखिए। मतलब आपसे पूछा 10 सेकंड में कितना लॉस होगा, क्या होगा, गेन होगा लॉस होगा, उस समय मतलब चेंज आएगा उसका, अगर आप निकालोगे तो इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, राइट। अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे तब और अच्छे से सीख लेंगे इस चीज़ को। वेल अभी के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, डिफेक्ट ऑन मेजरिंग स्केल ड्यू टू टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है, मान के चलो मैं एक बहुत ही कंजूस आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी, पार्टी दे दो, तो कंजूस को पार्टी कैसे दूंगा है। अब मैं मान के चलो कि कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन दिए कि मैं कपड़ा खरीदने किस महीने में जाऊंगा, तो मैं ऑप्शन देता हूँ 1 फरवरी में, एक ऑप्शन दे रहा हूँ जून में, एक ऑप्शन दे रहा हूँ दिसंबर में, और एक ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को सितंबर में। तो बताओ मैं किस महीने में जाऊंगा, दिसंबर में। कोई कह रहा है जून में, आप जाओगे ही नहीं, जाओगे ऑफ सीजन में, राइट। कंजूस हो जाओगे क्यों, है ना। वेल बेटा कंजूस इसलिए मैं दिमाग लगा के जाऊंगा, मैं जाऊंगा जून में। मैं जून में क्यों जाऊंगा ये देखते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आपके पास जो कपड़ा नापने वाला यंत्र है, डंडी का जो स्केल है, वो किसका बना हुआ है, मेटल का। और गर्मी में मैंने पढ़ा था कि मेटल एक्सपेंड करता है। दुकान में एसी हो तो अरे तो इससे क्या मतलब है, वो तो टेम्परेचर के ऊपर, एक्सटर्नल टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। रात को बंद करके चला गया एसी और रात में एक्सपेंड कर गया मेटल, ये भी हो सकता है। सुबह वापस डिक्रीज कर गया, कोई बात ऐ थोड़ी करे, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ना। मैंने कहा बहुत ज्यादा कंजूस हूं, तो कंजूसी की बात समझ यहाँ पे। कंजूसी की क्यों कह रहा हूं कि जून में टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर इनमें से जून में इंक्रीज करेगा ना। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। जहां मुझे 1 मीटर कपड़ा लेना था, अगर मुझे कपड़ा वो नाप के 1 मीटर देता, क्योंकि उसकी लेंथ क्या होगी अब बढ़ गई है, तो शायद मुझे 1.001 मीटर मिले, पर कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। ये क्या हुआ, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। बड़ा सस्ता चोर है, सस्ता चोर है। तो आज से आप लोग कपड़े खरीदने कब जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज जाड़ों में होती तो उसका मेटल यहाँ जाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ठंड हो गया, दिसंबर जनवरी में गया। तो अगर मुझे 1 मीटर लेना होगा तो मेरे पास 1 मीटर माइनस 0.0002 कुछ भी हो, कुछ कम मिलेगा। यहाँ मेरा घाटा हो रहा है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, यहाँ मेरा फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा। रिलायंस का कूपन लेके आया, क्या था ये ले लो 500 रुपए का डिस्काउंट। ये तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं ऐसे ही, 1000 रुपए की चीज फिर 500 खरीदने के तुम 2000 रुपए वेस्ट करोगे। अच्छे कपड़े हैं ना, वो तुम्हें लग रहा है ऐसी बन गया वो अंबानी मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है स्कीम दे देकर। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुल मिला के कहानी क्या है। भैया बस अब सुनो ध्यान से, दे दो, अब ध्यान सुनिए। भूख लग गई। कहने का मतलब क्या है, सुनिए प्लीज। जो आपके पास बेटा ट्रू वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू क्या होगी, वो आपसे अगर पूछते हैं तो कैसे निकालेंगे, आइए देखो। मान के चलो आपके पास आपका स्केल था लेट से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोगों ने इससे कोई वैल्यू नापी, राइट। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस स्केल की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो
तो इसको जो वैल्यू नापनी पड़ेगी 15 सेंटीमीटर की, अगली बार वो ज़्यादा हो जाएगा ना। यानी कि जो ट्रू रीडिंग थी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, बढ़ गई है पहले से, तो वो स्केल की रीडिंग प्लस डेल्टा एल। समझ में आ रहा है भाई? किसी भी गर्मी में अगर कोई लेंथ बढ़ जाती है तो उसकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे, स्केल रीडिंग प्लस डेल्टा एल। स्केल की रीडिंग एल थी तो एल प्लस डेल्टा एल भी कर सकते हैं, और डेल्टा एल को हम लोग एल अल्फा डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। अभी तो बताया डेल्टा एल को हमने क्या लिखा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टाइम्स अल्फा ऑफ डेल्टा थीटा। ठीक है, ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है गर्मी में ट्रू वैल्यू किसी स्केल की क्या आएगी, स्केल रीडिंग। और अगर ये चीज सर्दी में हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो चीजें 15 सेंटीमीटर पे नाप रहा था, अब देखो होता क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे जैसे मान के चलो इसकी रीडिंग इतने पे थी ऐसे, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये लाइन क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, और ये तो आ गया आपके पास इन समर। विंटर में क्या हो जाएगा, ये जो 15 सेंटीमीटर का स्केल था, जो नॉर्मल आपके पास ऐसे था, ये अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये रीडिंग पास पास आ जाएगी। तो इस बार ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी, स्केल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा आपको डेल्टा एल को। ठीक है, ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है? अब आप लोगों के पास एक छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर पूछ रहे हैं तो वो भी लिखा हुआ है। तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग 1 प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा। ये भी जो आपकी स्केल पे रीडिंग आई है भाई, जो आपने नाप कर निकाली है स्केल की रीडिंग पे जो आई होगी, ट्रू वैल्यू निकालनी है ना, तो अल्फा के साथ अगर वेरी कर रहा हो तो ऐसे करेगा गर्मी में। और सर्दी में अगर बात करते हैं तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल की रीडिंग 1 माइनस एल टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा। ये दो फॉर्मूले आप लोगों के आराम से बयां कर सकते हैं कि आपको कितना चेंज आया है आपके स्केल में, आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आती हैं। समझ में आई इतनी बातें? यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यार उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, राइट। मैंने कहा कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक रॉड है और ये फिक्स्ड है दो एंड से। ये रॉड क्या है, फिक्स्ड है दो एंड से। टेम्परेचर बढ़ाने पर फोर्स कितना लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फोर्स कितना लग रहा है, कैसे निकालते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल प्रॉपर्टी तो ये कहती है ना। तो यानी कि जो आपके पास डेल्टा एल है वो क्या, इंक्रीज इन लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ इसकी एल मान लेता हूं, तो डेल्टा एल अपॉन एल, इसको मैं स्ट्रेन तो लिख सकता हूं। और ये स्ट्रेन क्यों आया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, इसलिए इस स्ट्रेन का नाम क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन। जो स्ट्रेन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आया वो कैसा आ गया मेरे पास, थर्मल स्ट्रेन आ गया बेटा। अब ये तो मेरे पास आ गया डेल्टा एल बाय एल, राइट, यहां तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास एल की वैल्यू डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है। देखो हमें ये चीज पता है कि हमारे पास डेल्टा एल बाय एल टाइम्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, हमारे पास अल्फा के इक्वल होता था। कल सीखा है हम लोगों ने ये चीज। अब डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू, कहीं पे डेल्टा टी लिखा है, कहीं पे डेल्टा थीटा लिखा है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात है, एक ही बात है, ठीक है। थीटा भी टेम्परेचर के लिए, एंगल के लिए नहीं है यहाँ पे। इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपके पास स्ट्रेन आया वो कितना आएगा, डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स इनटू डेल्टा थीटा आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यू पीपल ऑल्सो नो कि यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट राइट। नाउ यू कैन से कि आपके पास जो आपका स्ट्रेस है ये हो जाएगा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन था आपके पास डेल्टा एल बाय एल, लेकिन मैं डेल्टा एल बाय एल की टर्म्स में लेना नहीं था, मुझे तो टेम्परेचर और अल्फा की वैल्यू में लेना था, है ना। आपको नहीं दिया डेल्टा एल वगैरह सब, इसकी टर्म्स में दे रखा है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो इसका स्ट्रेस है, स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया लिख दो, फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा हो जाएगा।
तो फोर्स, ये तो पूछा था मैं कि फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। इतना फोर्स आपका लगता है अगर ये चीज हीट करने पर एक्सपेंड हो रही है। इसीलिए जब भी हम लोग ऐसे मटेरियल जो एक्सपेंड होते हैं इनको अगर इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इतना फोर्स से बियर कर ले, वरना तो टूट जाएगा ना एक्सपेंड होकर हीट से। इतना फोर्स से बियर कर ले, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है? आपको इसके आगे ये जानकारी भी होनी चाहिए कि किसी भी मटेरियल की अगर मुझे बल्क मॉडुलस निकालना था तो बल्क मॉडुलस का रिलेशन क्या आया था, पी वी बाई डेल्टा वी आया था, या ऐसे कर लो डेल्टा वी बाई वी आया था, राइट। अब डेल्टा वी बाई वी किसके इक्वल है? देखो कल हम लोगों ने एक चीज देखी थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो है, गामा के टर्म्स में करना है बेटा, राइट। तो आपको याद होगा डेल्टा वी बाय वी टाइम्स डेल्टा टी ये इक्वल आया था गामा के। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा थीटा जो भी आप कहना चाहो कहा जा सकता है। सिंपल सी बातें हो रही हैं। तो मैं इसको अगर इधर पहुंचा देता हूं तो आपके पास प्रेशर, इस समय पर प्रेशर कितना आ जाए पूछ लिया अगर आपसे, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाय वी, और डेल्टा वी बाय वी किसके इक्वल है, गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। तो क्योंकि डेल्टा वी वगैरह नहीं दे रखा होगा ना आपको, ये सारी चीजें दे रखी होंगी, तो आपके पास आपका जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाय वी की जगह लिख सकता हूं मैं गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, जो भी आपका चेंज इन टेम्परेचर है उसको यहाँ पे रिलेशन में लेके आ रहा हूं मैं। तो ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है कि आपके पास टेम्परेचर का थर्मल स्ट्रेस पर कैसे प्रभाव पड़ता है और इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज जो हम लोग देखते हैं वो हमारे पास क्या आती है कि डेंसिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको मिटा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला छोटे मोटे नोट करते रहना, सीधे क्वेश्चन लगेंगे सीधे, ठीक है। डेंसिटी इफेक्ट ऑन डेंसिटी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है, राइट। लेट्स से वही कहानी कर रही है, मुझे दो इक्वेशन बनानी है, एक पहले केस की एक दूसरे केस की, और उसको डिवाइड कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। हर बार के जैसे हमने अभी तक 3-4 केस में कर लिया, इसी केस में कर लिया हमने, टाइम पीरियड निकालते टाइम यही करा, बायोमेट्रिक में यही करा। अब हम लोग तीसरा केस किसका निकालने जा रहे हैं, डेंसिटी का, उसमें भी मैं यही करने जा रहा हूँ, राइट। अब देखिए नॉर्मल डेंसिटी आपके पास होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, नॉर्मल डेंसिटी यही होती है बेटा। अब आपके पास जो दूसरी डेंसिटी है मुझे नहीं पता कौन सी है, मैं कहता हूँ वो रो डैश इज इक्वल्स, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सपेंड होता है, तुमने देखा था। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास कांस्टेंट रहेगा, मास थोड़ी चेंज होता है किसी बॉडी का, मास तो कांस्टेंट रहेगा, अपॉन में v प्लस dv लिख सकता हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, dv लिखो या डेल्टा v लिखो, बात तो एक ही है, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब मैं अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, रो डैश अपॉन रो इज इक्वल्स टू v बाय डेल्टा v, हमारे पास ऊपर है तो हमारे पास v ऊपर पहुंच जाएगा, v अपॉन v प्लस dv, एम से एम तो कट ही जाएगा, रो डैश का हमारे ऊपर लिया है तो डिवाइड टर्म नीचे आएगी, ठीक है, और डिवाइड टर्म ऊपर पहुंच जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा dv को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, dv को गामा की टर्म्स में याद है v अपॉन dv डेल्टा t इज इक्वल्स टू गामा आया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह रहा हूं, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट गामा। तो आप लिख सकते हो dv की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, सॉरी उल्टा लिख दिया है, डेल्टा v ऊपर आता है ना, तो dv बाय v टाइम्स ऑफ डेल्टा t इज इक्वल्स टू गामा आता है। तो dv की जगह आप लिख सकते हो v गामा डेल्टा t, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रो डैश बाय रो इज इक्वल्स टू v अपॉन v प्लस dv की जगह v टाइम्स गामा ऑफ डेल्टा t, डेल्टा t यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास v से v गया 1 प्लस, देखो ऐसे आ जाएगा ना, रो डैश इज इक्वल्स टू रो अपॉन में
यहाँ पे तो v से भी गया था 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, v से भी तो कट ही जाएगा, समझ में आ रहा है 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो आप ये भी कह सकते हो कि रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। यार ये ऊपर चला गया तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर 1/3 लिखते हो तो इसको 3 की पावर -1 भी लिख सकते हो ना, तो वही तो किया है मैंने। बस इसकी पहले क्या कर दिया मैंने, ऊपर जाके माइनस की कर दिए। और जब कहाँ गया? क्या बेटा ऊपर वाला v कहाँ गया? बेटा ये इससे कट गया तो 1 आ गया, और ये इससे गया तो भी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी उड़ा रखा है मैंने। ठीक है, फिर से वही क्या यूज करूंगा मैं, बायनोमियल एक्सपेंशन। इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक, जब भी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है ये आपसे पूछेगा, तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों के पास, ये सारी एप्लीकेशंस थी, सारी थ्योरेटिकल थी। इतनी चीज़ें नोट करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल न्यूमेरिकल कर लेंगे पहले इसके, फिर टॉपिक्स को, इसके न्यूमेरिकल जरूरी है। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल सेशन में कर लेंगे या इसके साथ अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।